भारत का संविधान अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, मुआवजा, अल्पसंख्यक संवैधानिक विकास, न्यायिक पुनर्व्याख्याएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 जो मूल रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता था, राज्य को सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति के अधिग्रहण की शक्ति प्रदान करता था। भारतीय संवैधानिक इतिहास में सबसे विवादास्पद और परिवर्तित अध्याय है जिसने संपत्ति के अधिकार, मुआवजे की न्याय संगतता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बीच एक जटिल संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। अंततः 44 से संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A में परिवर्तित कर दिया, जिसका ऐतिहासिक विकास संवैधानिक सभा के गंभीर विवादों से प्रारंभ होता है, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार माना, जबकि सरदार पटेल ने इसे सामूहिक हित में भूमि सुधार पर जोर दिया। इस संवैधानिक संघर्ष का पहला न्यायिक परीक्षण 1950 में AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य में हुआ, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकीर्ण व्याख्या की, परंतु 1954 में एलाजी बनाम मसूर राज, 1955 में सुगमान सिंह बनाम लाल एंड म्यूनिसिपल बोर्ड संपत्ति के अधिग्रहण, मुआवजे की न्याय संगतता प्रश्न उठे, जिसके परिणाम स्वरूप 1955 में पहला संशोधन अधिनियम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाया गया, जिसने 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल की स्थापना की ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक पुनरीक्षण से बचाया जा सके। इसके तुरंत बाद 1954 में चौथा संशोधन, 1955 में 17वां संशोधन लाया गया, जिसे अनुच्छेद 31 की व्याख्या को और अधिक व्यापक बनाया गया। पूर्ण मुआवजा, फुल कंपनसेशन के स्थान पर प्रावधान अमाउंट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका विरोध जमींदारों और व्यापारिक वर्ग ने किया। इस संघर्ष का चरमोत्कर्ष 1967 में गोलकनाथ मामले में आया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने 11 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में कहा कि संसद को संशोधन शक्ति मौलिक अधिकारों को छू नहीं सकती। इसके परिणाम से 1971 में 24वां संविधान संशोधन 24th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों को स्थापित करने की शक्ति प्रदान की। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें यह कहा गया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है किंतु उसकी मूल संरचना नहीं बदल सकती, जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं था। इसके साथ 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में आपातकाल की पृष्ठभूमि में संपत्ति के अधिकार को और कमजोर किया गया, जिसके बाद 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम लाया गया। अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानून द्वारा प्राप्त या संरक्षित संपत्ति का अधिकार बनाया गया और इसे कानूनी अधिकार लीगल राइट्स का दर्जा दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार आर्टिकल 32(2)(6) के तहत समाप्त हो गया है। इस परिवर्तन का सबसे गहरा प्रभाव अल्पसंख्यकों पर पड़ा, क्योंकि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति की स्थापना, प्रशासन के लिए शिक्षा संस्थान स्थापित में अधिकार प्राप्त था और इन संस्थानों की संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे की न्याय संगतता का प्रश्न अनुच्छेद 31 के दायरे में आता था। अब जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तो अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति की सुरक्षा एक कानूनी प्रश्न बनकर रह गया, जिसका न्यायिक परीक्षण 1992 में तमसेव जी महाराज बनाम बिहार राज्य, 1993 के सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम बिहार राज्य, 2002 में NV केरला एजुकेशन बिल में हुआ, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति का अधिग्रहण करते हुए राज्य को विशेष सावधानी बरतनी होगी, न्याय संगत मुआवजा देना होगा। इसी क्रम में 2005 में इन रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2002 में संविधान पीठ ने अल्पसंख्यक अधिकार सुरक्षा पर विस्तृत विचार किया, जबकि मुआवजे की न्याय संगतता के संदर्भ में 2013 में सालिंगर पुरी बनाम पंजाब राज्य, 2016 में KT प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक में सर्वोच्च न्यायालय ने बाजार मूल्य, मार्केट मूल्य को मुआवजे का आधार माना। कहा अधिग्रहण करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुआवजा न्याय संगत और पर्याप्त हो। और 2014 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 लाया गया, जिसमें मुआवजे की गणना के लिए स्पष्ट सूत्र स्थापित किया। सामाजिक प्रभाव आंकलन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य बनाया गया, परंतु 2015 में इसे इसमें संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिसे विरोध के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही 2017 में सायरा बानो बनाम भारत संघ के 3 तलाक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच में संतुलन पर विचार किया, जबकि 2018 में सबरीमाला के मामले में धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न उठा और 2019 में अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। 2020 में सुधांशु त्रिवेदी बनाम भारत संघ CAA के विरोध में संदर्भ में अल्पसंख्यक सुरक्षा का मुद्दा उठा, जबकि 2021 में इनकी राइट टू प्राइवेसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया और प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। 2022 में पुत्स्वामी बनाम भारत संघ
आधार में डेटा संरक्षण और निजता के अधिकार पर विचार किया गया, जबकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बनाम भारत संघ में न्यायिक नियुक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकार पर विचार किया गया, जो अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। और 2024 में नवीनतम न्यायिक विकास में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय संगत मुआवजा की अवधारणा को व्यापक बनाया और कहा कि अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्य पब्लिक पर्पज के लिए होना चाहिए, इसकी परिभाषा संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। जबकि 2025 में हालिया निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जन भागीदारी पब्लिक प्रणाली में अधिग्रहण प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा माना और समग्र विकास परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 31 का अध्ययन यह सिखाता है कि संपत्ति का अधिकार केवल आर्थिक अधिकार नहीं है, अपितु मानवीय गरिमा और आत्मनिर्भर आधार है। और जब इस राज्य इस अधिकार का अधिग्रहण करता है तो उसे न्याय संगत मुआवजा, पारदर्शी प्रक्रिया, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होगा। और अल्पसंख्यकों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसकी शैक्षिक, धार्मिक संस्थानों की संपत्ति और उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी उसकी सुरक्षा केवल कानूनी नहीं अपितु संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। न्यायिक व्याख्या की मूल संरचना के सिद्धांत की स्थापना ने यह सुनिश्चित किया कि संपत्ति का अधिकार चाहे मौलिक अधिकार न रहा हो, परंतु न्याय संगत मुआवजे और पारदर्शी प्रक्रिया का अवधारणा अभी भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे संसद भी नहीं बदल सकती। इसलिए इस भविष्य में अनुच्छेद 301 की व्याख्या में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करना होगा कानून द्वारा प्राप्त या संरक्षित संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अभिलेख न बनकर रहे, अपितु एक जीवंत अधिकार बने जो प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक स्वायत्ता प्रदान करे। इसी दिशा में 2023-25 में न्यायिक निर्णय का सकारात्मक कदम है और इस न्याय संगत मुआवजे, पारदर्शिता और जन भागीदारी को अधिग्रहण का प्रक्रिया का केंद्र बना रहे। अंततः कहा जा सकता है अनुच्छेद 31 ऐतिहासिक विकास भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है, जहां संविधान निर्माताओं ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और फिर संसद ने कानून के अधिकार में परिवर्तित किया। न्यायपालिका ने इसकी सुरक्षा को मूल संरचना का हिस्सा बनाए रखा। ये एक त्रिस्तरीय संतुलन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है, जहाँ किसी एक अंग की असीमित शक्ति नहीं है, अभी तो परस्पर नियंत्रण, संतुलन, चेक एंड बैलेंसेस की व्यवस्था। इसलिए अनुच्छेद 31 का अध्ययन केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं, अभी तो वर्तमान के भविष्य के निर्माण की दिशा में एक मार्गदर्शक है जो सिखाता है संपत्ति का अधिकार चाहे कानूनी रूप से बदल गया हो, परंतु न्याय संगत मुआवजा, पारदर्शी प्रक्रिया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। और यह सिद्धांत भारतीय संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है, जो किसी भी संविधान से परे और सदैव रहेंगे, किसी भी संशोधन से परे और सदैव रहेंगे। धन्यवाद।